नमस्कार। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 11 विषय इतिहास में अध्याय 3 में हम रोमन साम्राज्य के बारे में है वो पढ़ेंगे। तो देखिए, हमने पहले पढ़ा था कि रोमन साम्राज्य की स्थापना के बाद जो पहली और दूसरी शताब्दियां थी वो कुल मिलाकर शांति, समृद्धि तथा आर्थिक विस्तार के प्रतीक थी। वहीं तीसरी शताब्दी है वो आंतरिक तनाव के पहले बड़े संकट को लेकर के है वो आई थी। अर्थात रोमन साम्राज्य में प्रथम शताब्दी में शांति बनी रही थी, दूसरी और तीसरी शताब्दी में तनाव देखने को है वो मिल रहा था। 230 ईस्वी के दशक से साम्राज्य ने स्वयं को कई मोर्चों पर जूझता हुआ पाया था। ईरान में 225 ईस्वी में अपेक्षाकृत एक अधिक आक्रामक वंश उभरकर सामने है वो आया था। कब? 225 ईस्वी में एक अधिक आक्रामक वंश उभरकर सामने आया था और इस वंश के लोग स्वयं को ससानी कहते थे। कहाँ पर आया था ये ससानी वंश? यह ईरान में आया था और केवल 15 वर्षों के भीतर यह तेजी से फरात की दिशा में फैल गया। 3 भाषाओं में खुदे एक प्रसिद्ध शिलालेख में ईरान के शासक शापूर प्रथम ने दावा किया था कि उसने 60,000 रोमन सेना का है वो सफाया कर दिया है। अर्थात 15 वर्ष के भीतर ही इस जो ईरान के अंदर ससानी वंश था इसने अपना साम्राज्य विस्तार किया और 3 भाषाओं में खुदे हुए प्रसिद्ध शिलालेख में ईरान के शासक शापूर प्रथम ने दावा किया था कि उसने 60,000 रोमन सेना का सफाया कर दिया है। अर्थात इससे उनके बीच में उस समय के विद्रोहों का पता लगता है। और रोम साम्राज्य की पूर्वी राजधानी एंटीओक पर कब्जा भी कर लिया है। इस बीच कई जर्मन मूल की जनजातियों अथवा राज्य समुदायों, जिनमें से प्रमुख एलमनाई, फ्रैंक और गोथ थे, ने राइन और डेन्यूब की सीमाओं की ओर बढ़ना भी शुरू कर दिया था। अर्थात ये बता रहे हैं कि रोम साम्राज्य की पूर्वी राजधानी एंटीओक पर भी ईरान के ससानी वंश ने कब्जा कर लिया था और इसी दौरान कई जर्मन मूल की जनजातियों तथा राज्य समुदायों ने राइन तथा डेन्यूब नदी की सीमाओं की ओर बढ़ना शुरू कर दिया था। और 233 से 280 तक की समूची अवधि में उन प्रांतों की पूरी सीमा पर बार बार आक्रमण हुए जो काला सागर से लेकर आल्प्स और दक्षिणी जर्मनी तक फैले हुए थे। अर्थात दक्षिणी जर्मनी और काला सागर से लेकर आल्प्स तक का जो क्षेत्र था उस पर बार बार है वो आक्रमण है वो हुए थे। रोम वासियों को डेन्यूब से आगे का क्षेत्र छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा था, जबकि इस काल के सम्राट उन लोगों के विरुद्ध लगातार युद्ध करते रहे जिन्हें रोमवासी विदेशी बर्बर कहा करते थे। अर्थात ये कह रहे हैं कि रोमवासियों को डेन्यूब से आगे का क्षेत्र छोड़ना पड़ा था, इसके लिए मजबूर भी होना पड़ा था, जबकि इस काल के सम्राट उन लोगों के विरुद्ध लगातार युद्ध करते रहे जिन्हें रोमवासी विदेशी बर्बर कहा करते थे। तीसरी शताब्दी में थोड़े थोड़े अंतर से
अनेक सम्राट 47 वर्षों में 25 सम्राट सत्तासीन हुए, और जो इस तथ्य का स्पष्ट सूचक हैं कि इस अवधि में साम्राज्य को बेहद तनाव की स्थिति से गुजरना पड़ा था। अर्थात ये बता रहे हैं कि इस स्थिति में साम्राज्य को अत्यधिक तनाव से मतलब तनावपूर्ण चलना पड़ा था। अब हम पढ़ते हैं लिंग, साक्षरता और संस्कृति। तो देखिए, रोमन समाज की अपेक्षाकृत अधिक आधुनिक विशेषताओं में से एक यह थी कि उन दिनों एकल परिवार का व्यापक रूप से चलन था। यानी रोमन साम्राज्य में उस दौरान एकल परिवार व्यापक रूप से था। वयस्क पुत्र अपने पिता के परिवारों के साथ नहीं रहते थे, अर्थात जो वयस्क यानी बड़े पुत्र हो जाते थे तो वे पिता के परिवारों के साथ नहीं रहते थे, वे अलग से परिवार के साथ रहते थे। इस कारण से एकल परिवार का प्रचलन है वो अधिक था, और वयस्क भाई बहुत कम साझे परिवार में रहते थे। दूसरी ओर दासों को परिवार में सम्मिलित किया जाता था, क्योंकि रोम वासियों के लिए परिवार की यही अवधारणा थी। अर्थात उस समय में दास जो होते थे उनको भी परिवार में सम्मिलित किया जाता था, क्योंकि रोम वासियों के लिए परिवार की यही अवधारणा थी। सामान्यतः गणतंत्र के परवर्ती काल तक विवाह का ऐसा रूप देखने को मिला था कि पत्नी अपने पति को अपनी संपत्ति हस्तांतरित नहीं किया करती थी, किंतु अपने पैतृक परिवार में वह अपने पूरे अधिकार बनाए रखती थी। अर्थात ये बता रहे हैं कि उस समय में जो पत्नी है वो अपने पति की संपत्ति को हस्तांतरित नहीं कर सकती थी, किंतु अपने पैतृक परिवार में वह अपने पूरे अधिकार बनाए रख सकती थी। महिला का दहेज वैवाहिक अवधि के दौरान उसके पति के पास चला जाता था। अर्थात जो महिला को दहेज के रूप में जो मिलता था वो उसके पति के पास मतलब पहुंच जाता था, या पति का भी उस पर अधिकार है वो होता था। किंतु महिला अपने पिता की मुख्य उत्तराधिकारी बनी रहती थी, और अपने पिता की मृत्यु होने पर उसकी संपत्ति की स्वतंत्र मालिक भी हैं वो बन जाती थी। अर्थात ये बता रहे हैं कि महिला अपने पिता की मुख्य उत्तराधिकारी बनी रहती, और पिता की मृत्यु होने पर उसकी संपत्ति की स्वतंत्र मालिक बन जाती थी। किसकी संपत्ति की? पिता की संपत्ति की। फिर है तो देखिए, इस तरह रोम की महिलाओं को संपत्ति के स्वामित्व व संचालन में व्यापक कानूनी अधिकार प्राप्त थे। तो अपन कह सकते हैं कि रोमन जो महिलाएं थी उनको संपत्ति के स्वामित्व और संचालन में बहुत से कानूनी अधिकार हैं वो प्राप्त थे। दूसरे शब्दों में कानून के अनुसार अपन कह सकते हैं कि पति पत्नी को संयुक्त रूप से एक वित्तीय हस्ती नहीं बल्कि अलग अलग दो वित्तीय हस्तियां माना जाता था। अर्थात कानून की दृष्टि से दोनों को ही, पुरुष व स्त्री को अलग अलग है वो वित्तीय शक्ति के रूप में देखा जाता था। पत्नी को पूर्ण वैदिक स्वतंत्रता प्राप्त थी। अर्थात जो पत्नी थी उनको पूर्ण वैधानिक जो स्वतंत्रता है वो प्राप्त थी, और उस समय तलाक देना अपेक्षाकृत आसान काम था। तलाक देना है वो कैसा काम था? आसान था, और इसके लिए पति अथवा पत्नी द्वारा केवल विवाह भंग करने के इरादे से ही या इरादे की सूचना देना ही काफ़ी था। तो तलाक देना आसान था, और इसके लिए पति अथवा पत्नी द्वारा केवल विवाह भंग के इरादे की सूचना देना ही काफ़ी था, और इस आधार पर वह तलाक दे सकती थी। दूसरी ओर पुरुष 28, 29, 30, 32
की आयु में विवाह करते थे, जबकि लड़कियों की शादी 16, 18 व 22, 23 साल की आयु में ही कर दी जाती थी। अर्थात पुरुषों का विवाह 28 से 30-32 के बीच में और लड़कियों का 16 से लेकर के 23 साल के बीच में हो जाता था। इसलिए पति और पत्नी के बीच आयु का अंतराल बना रहता था। इससे असमानता को कुछ बढ़ावा मिला होगा। विवाह आमतौर पर परिवार द्वारा नियोजित होते थे और इसमें कोई संदेह नहीं था कि महिलाओं पर उनके पति अक्सर हावी रहते थे। अर्थात उस समय में पितृ प्रधान समाज माना जाता था। महिलाओं पर है वो उनके पति हैं वो मतलब हावी रहते थे। महान कैथोलिक बिशप ऑगस्टीन, जिन्होंने अपना अधिकांश जीवन उत्तरी अफ्रीका में बिताया था, उन्होंने लिखा है कि उनकी माता की उनके पिता द्वारा नियमित रूप से पिटाई की जाती थी और जिस छोटे से नगर में वे बड़े हुए वहाँ की अधिकतर पत्नियाँ इसी तरह की पिटाई से अपने शरीर पर लगी खरोंचें दिखाती रहती थी। इससे स्पष्ट है कि पिता माता पर हाथ उठा भी सकता था और पिता के द्वारा उठाया गया हाथ जो होता था उसको कोई चैलेंज भी है वो नहीं कर सकते थे। अंततः पिताओं का अपने बच्चों पर अत्यधिक कानूनी नियंत्रण होता था। कभी कभी तो दिल दहलाने वाली सीमा तक, अर्थात पिताओं का बच्चों पर भी कानूनी नियंत्रण होता था। कभी कभी ये बताते हैं कि दिल दहलाने वाली घटनाएं भी होती थी। उदाहरण के रूप में अवांछित बच्चों के मामले में उन्हें जिंदा रखने या मार डालने तक का कानूनी अधिकार भी उन पुरुषों या पिता को है वो प्राप्त होता था। तो ऐसी जानकारी मिलती है कि कभी कभी पिता शिशुओं को मारने के लिए उन्हें ठंड में छोड़ देते थे। तो इस तरह अगर पिता उनकी पुत्रों को अगर नहीं चाहते थे तो वे उन्हें मारने के लिए वो ठंड में भी छोड़ते थे। अब हम पढ़ते हैं साक्षरता की स्थिति क्या थी। तो ये निश्चित है कि काम चलाऊ साक्षरता की दरें साम्राज्य के विभिन्न भागों में काफ़ी अलग अलग थी। उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं कि पोम्पेई नगर में जो 79 ईस्वी में ज्वालामुखी फटने से दफन हो गया था, इस बात का ठोस प्रमाण मिलता है कि वहाँ काम चलाऊ साक्षरता व्यापक रूप से विद्यमान थी। पोम्पेई की मुख्य गलियों की दीवारों पर अंकित विज्ञापन और समूचे शहर में अभिलेखण पाए गए हैं। इसके विपरीत मिस्र में आज भी सैकड़ों पेपाइरस बचे हुए हैं जिन पर अत्यधिक औपचारिक दस्तावेज जैसा कि संविदा पत्र आदि लिखे हुए हैं। ये दस्तावेज आमतौर पर व्यावसायिक लिपिकों द्वारा लिखे जाते थे और ये दस्तावेज अक्सर हमें ये बताते हैं कि अमुक व्यक्ति क अथवा ख पढ़ या लिख नहीं सकता था। किंतु यहाँ भी साक्षरता निश्चित रूप से कुछ वर्ग के लोगों में अपेक्षाकृत अधिक थी, जैसे सैनिक हैं, फौजी अफसर हैं या संपदा के प्रबंधक। तो देखिए हम बात करते हैं साक्षरता के बारे में। तो उस समय में यहाँ पर साक्षरता काफ़ी अच्छी थी। साक्षरता के बारे में अगर हम देखें तो कुछ वर्गों में तो काफ़ी व्यापक थी, लेकिन कुछ वर्गों में मीडियम थी। अर्थात कुल मिलाकर देखा जाए तो साक्षरता काम चलाऊ थी। अब देखिए रोमन साम्राज्य में सांस्कृतिक विविधता कई रूपों एवं स्तरों पर दिखाई देती हैं, जैसे धार्मिक संप्रदायों तथा स्थानीय देवी देवताओं की भरपूर विविधता थी। यहाँ धार्मिक उत्सव, धार्मिक संप्रदाय और कई प्रकार के देवी देवताओं की हैं वो विविधता थी। बोलचाल की अनेक भाषाएं, वेशभूषा की विविध शैलियाँ, तरह तरह के भोजन, सामाजिक संगठनों के रूप और यहाँ तक कि उनकी बस्तियों के अनेक रूप। अरामाइक निकटवर्ती पूर्व का प्रमुख भाषा समूह था। मिस्र में कॉप्टिक, उत्तरी अफ्रीका में प्यूनिक तथा बर्बर और स्पेन तथा उत्तर पश्चिम में केल्टिक भाषा बोली जाती थी। परंतु
इनमें बहुत सी भाषाई संस्कृतियाँ पूर्णतः मौखिक थी। वे कम से कम तब तक मौखिक नहीं जब तक कि उनके लिए एक लिपि का आविष्कार नहीं किया गया था। तो यानी कहने का अर्थ ये है कि भरपूर विविधताएँ थी, जिनमें धार्मिक संप्रदाय थे, स्थानीय देवी देवताओं की भरपूरता थी, बोलचाल की अनेक भाषाएँ थी, अनेक प्रकार की वेशभूषाएँ थी, अनेक प्रकार के भोजन थे और विभिन्न सामाजिक संगठन भी बने हुए थे। और उस समय में अरामाइक का प्रमुख भाषा समूह था और मिस्र में कॉप्टिक, उत्तरी अफ्रीका में प्यूनिक तथा बर्बर और स्पेन तथा उत्तरी पश्चिम में केल्टिक भाषा बोली जाती थी। परंतु इनमें बहुत सी भाषाई संस्कृतियाँ पूर्णतः क्या थी? मौखिक थी। लिखित संस्कृतियाँ वो बहुत कम थी। वे कम से कम तब तक मौखिक रही होगी जब तक उनके लिए लिपि का आविष्कार है वो नहीं किया गया था। उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं कि अर्मेनियाई भाषा का लिखना भी बहुत देर तक 5वीं शताब्दी में शुरू हुआ था। लातिन भाषा के प्रचार ने उन भाषाओं के लिखित रूप का ग्रहण किया जिनका पहले से ही व्यापक प्रचार था। तो ऐसा विशेष रूप से केल्टिक भाषा के साथ हुआ और जिसका लिखा जाना प्रथम शताब्दी के पश्चात बंद है वो हो गया था। तो इस तरह तीसरी शताब्दी में संकट का दौर चला था और रोमन साम्राज्य में महिला पुरुष को कई अधिकार थे, साक्षरता मध्यम थी और विविध प्रकार की संस्कृति से भरा हुआ समाज था। धन्यवाद।